इमेजिन करो, एक गेम कंपनी लाखों डॉलर्स खर्च करके एक ऐसा गेम प्रोटेक्शन सिस्टम बनाती है जिसे सपोजली कोई क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन हैकर्स उसे सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय में डिफीट कर देते हैं। यही असैसिन्स क्रीड 2 के साथ हुआ था। उबाइसॉफ्ट ने एक ऑलवेज ऑनलाइन सिस्टम बनाया था जो आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद होते ही गेम को रोक सकता था। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें गेम पायरेसी खत्म करने का तरीका मिल गया है, लेकिन इंटरनेट के पास कुछ और ही प्लान्स थे। सिर्फ 24 घंटे के अंदर हैकर्स ने इस सिस्टम को एम्यूलेट और बाईपास कर दिया। एन्क्रिप्शन और प्रोटेक्शन पर खर्च किया गया सारा पैसा लगभग एक रात में बेकार हो गया। लेकिन हैकर्स आखिर गेम्स को क्रैक कैसे करते हैं? इसे समझने के लिए पहले मुझे समझना होगा कि गेम कंपनीज अपने गेम्स को प्रोटेक्ट कैसे करती हैं। 1990s में गेम प्रोटेक्शन काफी सिंपल हुआ करता था। ज्यादातर गेम्स के साथ एक सीडी की आती थी जो बॉक्स या मैनुअल पर प्रिंटेड होती थी। गेम बस ये चेक करता था कि की मैथमेटिकली वैलिड है या नहीं। आखिरकार हैकर्स ने कीगन्स बना लिए जो बार बार वैलिड लुकिंग कीज जनरेट कर सकते थे। 2000s की शुरुआत तक कंपनीज ने ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन सिस्टम्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे सेफ डिस्क और सिक्योर ओएम। अब गेम ये चेक कर सकता था कि ओरिजिनल डिस्क कंप्यूटर के अंदर मौजूद है या नहीं। लेकिन हैकर्स ने ऐसे तरीके खोज लिए जिनसे कंप्यूटर को यह बिलीव कराया जा सकता था कि डिस्क मौजूद है, जबकि ड्राइव पूरी तरह एम्प्टी होती थी। फिर आया डीआरएम, यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। मैं डीआरएम को एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझ सकता हूं जो गेम खेलते समय मुझे लगातार वॉच कर रहा है। यह सर्वर से कम्युनिकेट करके चेक करता है कि क्या मैंने सच में गेम खरीदा है। अगर सर्वर यस कहता है तो गेम स्टार्ट हो जाता है। हैकर्स ने इसके जवाब में फेक सर्वर्स बनाए और गेम और असली सर्वर के बीच होने वाली कम्युनिकेशन को बदल दिया। गेम जब असली सर्वर से पूछता कि क्या मैंने गेम खरीदा है, तो फेक सिस्टम बीच में आकर सिंपली जवाब दे सकता था कि सब कुछ ठीक है। फिर गेमिंग इंडस्ट्री ने एक और बड़ा चैलेंज पेश किया, देनुवो। पुराने डीआरएम सिस्टम्स के मुकाबले देनुवो गेम के रन होने के दौरान भी उसके कुछ हिस्सों को प्रोटेक्ट कर सकता था। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर के आधार पर भी चेक्स कर सकता था, जिससे प्रोटेक्शन को हटाना काफी मुश्किल हो जाता था। कई सालों तक देनुवो लगभग अनबीटेबल दिखाई देता था, लेकिन हैकर्स ने आईडीए प्रो जैसे एडवांस्ड रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स का इस्तेमाल करके यह स्टडी करना शुरू किया कि गेम एग्जैक्टली क्या कर रहा है। वे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर गेम को एग्जामिन कर सकते थे और कोड को मॉडिफाई करके कुछ प्रोटेक्शन चेक्स को इग्नोर करवा सकते थे। इसलिए इंडस्ट्री ने एक और सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। अगर हैकर्स मेरे कंप्यूटर पर चल रहे गेम को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो क्यों न गेम के इंपॉर्टेंट हिस्सों को ऐसी जगह मूव कर दिया जाए जहां वे आसानी से पहुंच ही न सके। यहीं से क्लाउड गेमिंग का आइडिया आता है। गेम का सारा प्रोसेसिंग मेरे पीसी पर होने के बजाय पावरफुल रिमोट सर्वर्स पर हो सकता है। लेकिन डेवलपर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। कुछ गेम्स ने ऐसे एंटी क्रैक ट्रिक्स इस्तेमाल किए जो गेम को सिंपली बंद नहीं करते थे। उदाहरण के लिए, GTA 4 में अगर गेम को कोई प्रॉब्लम या क्रैक डिटेक्ट होता था, तो कैमरा अजीब तरह से बिहेव करने लगता था और गेम को खेलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। और कई मेजर क्रैक्स के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता था जो अपने बेडरूम में बैठा हो। अक्सर पूरी ग्रुप्स अलग अलग काम करती थी। एक पर्सन कोड को स्टडी करता था, दूसरा क्रैक बनाने पर काम करता था, और बाकी लोग उसे अलग अलग कंप्यूटर्स पर टेस्ट करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बैटल कई डेकेड से चल रही है। जब भी गेम कंपनीज एक स्ट्रॉन्गर वॉल बनाती है, हैकर्स उसके आसपास जाने का कोई नया रास्ता खोज लेते हैं। सीडी की से लेकर डीआरएम, देनुवो और क्लाउड गेमिंग तक टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, लेकिन गेम प्रोटेक्शन और गेम क्रैकिंग के बीच की वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है।